हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो, इससे रिलेटेड बहुत सारे इजी क्वेश्चंस आते हैं। इसमें से वन क्वेश्चन अगर तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट के बाद मैंने स्टार्ट किया है एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाना। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर स्टार्ट कर रहा हूं ना, तो ऐसा नहीं सोचना कि पूरा थियरी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थियरी नहीं, यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, लेकिन क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट या फॉर्मूला वगैरह जो भी है वो बस तुम्हें रिवाइज करवा दे रहा हूं, ठीक है। ऐसा सच ये बहुत ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है, क्वेश्चन सबके आ जाते हैं, सबके करेक्ट होते हैं, ठीक है। तो मैं बस तुम्हें क्वेश्चंस रिवाइज करवा रहा हूँ, सॉरी थियरी रिवाइज करवा रहा हूँ कि क्या क्या है। फर्स्ट 2-3 टॉपिक है यहाँ इस साइड। डेफिनेशन में तुमसे पूछ सकते हैं आइसोटोप्स कौन से हैं, एग्जाम्पल कौन से, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोडायफर्स क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। आइसोटोप्स का मतलब है एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट। इसका मतलब अगर मैंने यहाँ 1H1 लिया, 1H2 लिया, 1H3 लिया, ये आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के। कैसे समझ में आया? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कैसे समझ में आया कि ये हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है? 1H1 नीचे जो लिखा रहता है, अगर कोई सा एटम A है, एटॉमिक नंबर, Z है, एटॉमिक मास, एक X एटम है जिनका एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं, एटॉमिक नंबर होता है, और Z जो होता है वो एटॉमिक मास होता है, या मास नंबर से डिनोट करते हैं। एटॉमिक मास को दूसरा क्या बोलते हैं? मास नंबर। तो यहां पर ऊपर होगा मास नंबर, नीचे होगा एटॉमिक नंबर। तो क्या बोला मैंने? आइसोटोप्स वही होंगे जिनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे, लेकिन एटॉमिक मास क्या होगा? डिफरेंट होगा। देखो यहाँ पे 1, 2, 3 एटॉमिक मास डिफरेंट है, लेकिन तीनों का एटॉमिक नंबर 1, 1, 1 है। मींस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, 1 है, लेकिन इनका एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो इसे अपन आइसोटोप्स बोलेंगे। वैसे ही 6C12 कार्बन के दो आइसोटोप्स, 6C14 एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट, तो ये आइसोटोप्स है। नेक्स्ट मैंने आइसोबार्स लिया, जस्ट इसका ऑपोजिट। एटॉमिक नंबर यहाँ पे डिफरेंट होगा, लेकिन एटॉमिक मास सेम होगा। एटॉमिक मास सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। आइसोडायफर्स में सेम n-p वैल्यू होगा। क्वेश्चन जब करेंगे तब उसमें सॉल्व करवाऊंगा मैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तुम्हें उसमें भी पीरियोडिक टेबल में भी पूछा है, केमिकल बॉन्डिंग वाले से भी रिलेटेड क्वेश्चंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल, वो पेयर देंगे, ठीक है। तो वो वैसे क्वेश्चंस का सॉल्व कर लेना। इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल F- और Ne सेम है, क्योंकि Ne के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, F- में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 9 है, 9 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 हो जाएगा, माइनस है तो 1, O-2। ये तीनों एलिमेंट क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मैंने पीरियोडिक टेबल में इनकी साइज के बारे में तुम्हें बताया था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर का साइज कैसा होता है, ठीक है। मींस नेगेटिव चार्ज में ये ऐसा साइज होगा, याद आ रहा है सबको? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। नेक्स्ट बोर्स एटॉमिक मॉडल में अपन पढ़ेंगे रेडियस, पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, ऑर्बिट का रेडियस, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टोटल एनर्जी ऑफ इइलेक्ट्रॉन। इनके फॉर्मूला से क्वेश्चंस आ जाते हैं। फर्स्ट रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ये वाला पार्ट तुम्हें याद करने का मन होगा तो करना, लेकिन अपने लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? 0.529 n²/z। n क्या है? ऑर्बिट नंबर है, ठीक है ना। n क्या है? ऑर्बिट नंबर है। z एटॉमिक मास है, z एटॉमिक मास है, तो क्या आएगा फॉर्मूला? 0.529 n²/z, ऑर्बिट नंबर n, z एटॉमिक मास। देख लो यहाँ पे z से डिनोट करते हैं। क्लियर है सबको? n²/z है, एंगस्ट्रॉम में लेना है, तो यानी तुम याद रखो 0.53 n²/z जो है वो अपना क्या है? n²/z जो है ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखा है? 2.18 इंटू 10⁶ z/n, z/n मीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड में क्या करोगे? 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10⁸ हो जाएगा। क्लियर है? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2 और माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2 और माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है -13.6 z²/n²। तो तुम देख लेना क्या आएगा। ये टोटल एनर्जी लिखा है मैंने यहाँ पे, -13.6 z²/n²। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, एक एटम का एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट रेडबर्ग फॉर्मूला लिखा है मैंने। इससे पहले अपन ये वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या डिस्कस करते हैं? मान लो एक एटम है, एक्स एटम है, तो इनका Z तो वही होगा। मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बेटा क्या होता है? 1 होता है, और एटॉमिक यानी 1 हो गया एटॉमिक मास। n क्या है? ऑर्बिट नंबर। तो ऑर्बिट नंबर अगर 1 है, ऑर्बिट नंबर देखो यहाँ पे,
ऑर्बिट नंबर अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 क्या हो जाएगा बताओ, -13.6 इंटू 1 -13.6 होगा, यानी n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट नंबर पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या होती है -13.6। नेक्स्ट अब अपन देखो n इज इक्वल टू 2, तो -13.6 हाइड्रोजन का ही देखना है, तो ये तो 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, लेकिन ये n क्या हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, तो -13.6 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू -3.4 अप्रोक्सीमेटली, तो -3.4 आ गया। ठीक है, जब तुम n3 लोगे तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो -13.6 बाई 9 -1.51 होगा। फिर यहाँ अगर 4 लिए तो 4 का स्क्वायर 16 -13.6 डिवाइड बाई 16 मीन्स -0.85, फिर n इज इक्वल टू 5 पे -0.54। अब तुम क्या करो, E2 माइनस E1 करो, E2 माइनस E1 करो। देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूं, सबको समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, E2 था अपना -3.4 माइनस E1 है -13.6, तो क्या हो जाएगा -3.4 प्लस 13.6 इज इक्वल टू क्या आएगा 642,330 10.2, प्लस में आ जाएगा 10.2 अगर सबको आ रहा होगा तो, प्लस में 10.2। फिर E3 माइनस E2 करोगे तो -1.51 -1.51 प्लस 3.4, तो क्या आ जाएगा प्लस में कुछ 2 के अप्रॉक्स आएगा, यानी सोचो कि ये 10.2 था, ये 2 था, E2 माइनस E1 का जो एनर्जी का डिफरेंस है वो E3 माइनस E2 से ज्यादा है, 10 2 से ज्यादा है। फिर ऐसा E4 माइनस E3 करोगे, एनर्जी फाइंड आउट करोगे, इनका डिफरेंस देखना, ठीक है। फिर इनका E4 माइनस E5 माइनस E4 करोगे, फिर E6 माइनस E5 करोगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा, E2 माइनस E1 इज ग्रेटर देन E3 माइनस E2, E4 माइनस E3, फिर E5 माइनस E4, फिर E6 माइनस E5, ऐसा आएगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था इसलिए मैंने बताया, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है तो देख लो। अपना टॉपिक था एनर्जी, एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आए हैं। तुम्हें एन दे देंगे, जेड दे देंगे और जेड नहीं देंगे, एटम देंगे तो उनका जेड तुम्हें पता होगा, उसके बेसिस पे तुम डिसाइड करोगे आंसर। और कभी कभी क्वेश्चंस क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, मैं कभी कभी क्या बोलूं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अगर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट आना है या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आया है, टोटल एनर्जी का क्वेश्चन पूछ रहे हैं अगर वो, तो मोस्ट ऑफ द केस में वो क्या करेंगे, रेशियो वाले क्वेश्चन पूछेंगे। मीन्स रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज टू हीलियम, हाइड्रोजन इज टू हीलियम, ऑर्बिट नंबर दे देंगे, जेड दे देंगे, तो इसके अकॉर्डिंग तुम फाइंड आउट कर सकते हो। किस पे डिपेंड करेगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर इंटू Z2 अपॉन Z1, वो मैं लिखवाऊंगा अभी, करा दूंगा। तो तुम रेशियो भी तो बना सकते हो ना इसमें, बचाओ बताओ किस पे डिपेंड कर रहा है, ये Z पे डिपेंड कर रहा है और M पे, ये भी Z स्क्वायर और N स्क्वायर पे। ये सब बच्चों को समझ में आया। E2 माइनस E1 कैसे फाइंड आउट किया, E3 माइनस E2, E4 माइनस E3, E5 माइनस E4, तो क्या होगा, E2 माइनस E1 जो होगा वो मैक्सिमम होगा, देन E3 माइनस E2, फिर E4 माइनस E3। क्लियर है सबको। रेडबर्ग फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, 1 अपॉन लैम्डा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट R Z स्क्वायर 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है सबको। ये फॉर्मूला रट लो, जितने भी फॉर्मूला लिखा है सारे याद करना है तुम्हें, सारे सबके क्वेश्चंस आएंगे। देखो याद रखना, तुम एग्जाम में अपने पास एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 3 पार्ट। एक है बोर्स एटॉमिक मॉडल जिसमें रेडियस, वेलोसिटी, टोटल एनर्जी आता है। सेकंड है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टाइप एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन इसके। नेक्स्ट पार्ट है क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम में प्रिंसिपल, एजीमुथल, क्वांटम नंबर, जो क्वांटम नंबर वाला पार्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आया क्वांटम नंबर से। क्वांटम नंबर, बोर्स एटॉमिक मॉडल और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और ये छोटे मोटे गिने चुने क्वेश्चन है। यहाँ पे तो तुमने फिजिक्स में भी ये वाला पार्ट पढ़ा है। वेव मैकेनिकल मॉडल में वेवलेंथ फाइंड आउट करना है, तो क्या होता था, h प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड बाय मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था, h बाय mv। फाइनल इसे भी फाइंड आउट किया। नेक्स्ट तुम इसमें लैम्डा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कैसे लिखोगे, लैम्डा का फॉर्मूला तो h बाय mv तो सबको पता होता है, लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी दिया है क्वेश्चन में तो h बाय अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी इंटू m, ये भी बहुत लोग फाइंड आउट थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब क्या किया, इसको m से मल्टीप्लाई कर दो, इस साइड भी m से मल्टीप्लाई कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी इंटू m इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2, तो m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2ke इंटू m, और तो mv इज इक्वल टू अंडर रूट 2ke
इंटू एम, तो यहाँ पे 2 आगे नहीं रखा था मैंने, 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू एम, ये अपना फाइनल फॉर्मूला होगा। लिख सकते हो ना एमवी को अंडर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास एम, ठीक है, h बाई एम बी और h बाई अंडर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास, अंडर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास, ये सबको आ रहा है, क्लियर है, ये मैंने डेरिवेशन कर दिया। किसी को नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी अगर एग्जाम में दिया है क्वेश्चन में तो तुमसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं लैम्डा। एग्जाम में जो 2 के 5 to 10 के बीच में एक क्वेश्चन आया था जिसमें तुम्हें काइनेटिक एनर्जी भी दिया था, सॉरी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना था और क्वेश्चन में लैम्डा दिया था, तो वो ये फॉर्मूला से ही फाइंड आउट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्या h बाई एम बी और h बाई अंडर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास। क्लियर है सबको, हो गया, कर सकते हो सब कुछ डाउट है तो पूछ लेना। ये अपना जो फर्स्ट पार्ट है फॉर्मूला वाला पार्ट वो किया, अभी थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स देखेंगे फिर मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। ओके देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्वांटम मैकेनिक्स, और क्वांटम मैकेनिक्स से पहले एक प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आप ना किसी भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मींस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का पोजीशन और मोमेंटम आप कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते, फाइंड आउट नहीं कर सकते एग्जैक्ट पोजीशन क्या है उनका और एग्जैक्ट मोमेंटम क्या है। तो उनके लिए क्या हो, एक एरर होगा ही, कभी भी आप एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते, एरर होगा ही। तो जो एरर होता है पोजीशन में और एरर होता है मोमेंटम में, उनका जो मल्टीप्लीकेशन है मींस मल्टीप्लीकेशन है वो क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई के से या तो ज्यादा होगा या तो उसके इक्वल होगा, मींस किसमें, पोजीशन और मोमेंटम में, ठीक है। मोमेंटम को आप कभी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का पोजीशन और मोमेंटम फाइंड आउट नहीं कर सकते, यही अनसर्टेनिटी है, ठीक है, अनसर्टेन है, ठीक है, इनका पोजीशन और मोमेंटम फाइंड आउट करना अनसर्टेन है। एग्जैक्ट पोजीशन आप कभी भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का फाइंड आउट नहीं कर सकते, या बेसिकली अपन ये बोले कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये जो एरर इन पोजीशन लिखा और एरर इन मोमेंटम लिखा है, पी फॉर मोमेंटम है, सबको क्लियर है ना, पी फॉर मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी। फिजिक्स मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को याद होगा, ठीक है, फिजिक्स का वाला पार्ट, इसलिए मैंने डिनोट करके नहीं दिखाया। ये मोमेंटम, ये है पोजीशन। तो अगर मोमेंटम का फॉर्मूला होता था एम वी, तो एम डेल्टा वी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, और अगर मैंने एम को इस साइड लेके गया तो 4 पाई एम हो गया, समझ में आया क्या, तो डेल्टा वी रह जाएगा। तो वेलोसिटी भी आप अनसर्टेन होगा, वेलोसिटी भी ऑब्वियस, जब मोमेंटम अनसर्टेन है तो वेलोसिटी भी अनसर्टेन होगा, ऑलवेज कुछ ना कुछ एरर होगा उनमें। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ऑप्शंस पूछ सकते हैं तुमसे, ऑप्शंस बना के क्या कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डिनोट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो करेक्ट यही है फॉर्मूला, ठीक है। इक्वल टू लिख सकते हैं, ग्रेटर देन लिख सकते हैं, लेस देन लिख सकते हैं, इस बेसिस पे तुम्हें ऑप्शंस में कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जामिनर। नेक्स्ट अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में याद रखना कि 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं। क्वांटम नंबर कितने टाइप के होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, याद रखना। अभी अपन क्वेश्चंस इसके बाद डिस्कस करेंगे, तो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वहां पे मैं बताऊंगा कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इससे पहले मैंने बेस तैयार कर दिया तुम्हें कि ये सब फॉर्मूला जितना भी बता रहा हूं ना वो फॉर्मूला ही यूज होगा, ठीक है। स्टार्ट करें। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फर्स्ट है, एजीमुथल क्वांटम नंबर थर्ड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फोर्थ, स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर से L से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से डिनोट करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर को s से डिनोट करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, शेल बताता है, एक पर्टिकुलर शेल बताएगा। नेक्स्ट एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, सब शेल, ठीक है, सब शेल बताएगा। नेक्स्ट थर्ड क्या रहेगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन बताता है, मींस बेसिकली ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा। तो ये मैंने लिखा है शेल, एन फॉर प्रिंसिपल, एल फॉर एजीमुथल, एम फॉर मैग्नेटिक ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन बताना है मींस क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, वो बताएगा कौन, स्पिन क्वांटम नंबर। तो अपन एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने लिखा है और एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन क्या है, शेल। अगर शेल नंबर इंक्रीज होगा, शेल ही इंक्रीज हो जाएगा तो उनका साइज, उस एटम का साइज भी इंक्रीज होगा, ठीक है। वो मैंने तुम्हें किसी पीरियोडिक टेबल में बताया था, एन इंक्रीज होगा तो साइज इंक्रीज होगा। अगर किसी को मान लो पता नहीं चल पा रहा है कैसे सर कर दिया, रेडियस का फॉर्मूला भी तो लिखो, n² बाई जेड इंटू 0.53, याद है एंगस्ट्रॉम होता था,
एन इंक्रीज होता है तो रेडियस इंक्रीज होता है, और एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझ में आया क्या? हो गया ना इसे? तो अब क्या होता है नेक्स्ट, मैं क्या लिख रहा हूं? फर्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आ सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल। किसी सेल में तुम इलेक्ट्रॉन कितने मैक्सिमम फिल कर सकते हो? तो उनका फॉर्मूला है 2n²। मीन्स फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल हो सकते हैं? तो 2 × 1 का स्क्वायर 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेल। सेकेंड सेल में कितने फिल कर सकते हो? तो 2 × 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8। 2 × का स्क्वायर 4, 4 × 2 8। अब नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ ऑर्बिटल। किसी एक ऑर्बिटल में आप कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? याद रखना, ऑर्बिटल अगर बोला तो एक ऑर्बिटल में आप या तो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन को रख सकते हो या तो एंटी क्लॉकवाइज रख सकते हो, तो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। तो इसके लिए इसका आंसर क्या होता है? 2। बहुत सारे बच्चे फॉर्मूला अलग लगा देते हैं, इसमें 2 होगा, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सेल का फॉर्मूला है n²। किसी सेल में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं उनका फॉर्मूला है n²। यानी फर्स्ट में कितना होगा? 1, सेकंड में कितना होगा? 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4। समझ में आया क्या? तो ऑर्बिटल कितने होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सेल इज n²। 3 फॉर्मूला बताया मैंने। इलेक्ट्रॉन का 2n², ऑर्बिटल का n², नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल का सिंपली 2। ठीक है, ये अपना था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेटेड एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। देखूंगा कि क्वेश्चंस कैसे अप्लाई होंगे यहाँ पे। जब मैं देखो इसमें, इसके बाद जब मैं कराऊंगा ना क्वेश्चंस, तो वहां पे देखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट, सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर में क्या है? इसे किससे डिनोट करते हैं? एल से। याद, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा बोर्ड में दिया था, इसके बारे में बताया था, सोमरफेल्ड ने बताया था एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू जो है वो 0 to n-1 वेरी करेगी। 0 से n-1 होगा, मींस ऑलवेज n से तो कम ही होगा। तो s ऑर्बिटल के लिए अपने पास 4 ऑर्बिटल है, s, p, d, f। ठीक है, अपन इसे शेल भी बोल सकते हैं। तो s सेल के लिए, सब सेल के लिए कितने होंगे? l इज इक्वल टू कितना होगा? 0। अब देखो याद रखना, s ऑर्बिटल p, d, f, ये मेरा देखो थंब दिख रहा है, दिख रहा है सबको? फिस्ट मैंने बनाया है, इसमें ये दिख रहा है प्रोमिनेंट बोन जो है, इसे ऐसे रीड करना है s, p, d, f, और ये रीड करो 0, 1, 2, 3। मींस s के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है, और f के लिए 3 होती है। g के लिए पूछा जाए तो 4 होगा। तो यह है s के लिए l की वैल्यू 0 होगा, 1 है p के लिए, d के लिए 2 है, f के लिए 3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, 2 बार आया एग्जाम में, नीट में। ठीक है, एआईपीएमटी जब हुआ करता था तब क्वेश्चन आया था, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर p ऑर्बिटल। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर p ऑर्बिटल। आपको पता है p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होगी? sp यानी 1 होगी। तो फॉर्मूला है √L × L + 1 × h/2π। तो l अगर 1 है तो 1 × 1 + 1 क्या होगा? 1 × 1 + 1 2, 1 × 2 2, √2 h/2π आंसर होगा। क्लियर है सबको? ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। इसके बाद सेकंड के बाद यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं जिसमें जा रहा हूं, इस पॉइंट पे जा रहा हूं। ठीक है, क्या लिखा है देखो, मैं बोर्ड से बाहर जा रहा हूं, इस साइड लिखा हुआ जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर सबसेल। अब सबसेल बोल रहा है, किसी पर्टिकुलर सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 2 × 2l + 1। अब बताओ सबसेल को कौन डिनोट करता है? l। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? 2 × 2l + 1, l क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला है 2 × l + 1। ठीक है, नेक्स्ट, ये 2 फॉर्मूला बताया। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को लिंडे नाम का साइंटिस्ट ने दिया था। ये क्या बताता है? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का क्या ओरिएंटेशन है। ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ m जो होगा वो ऑलवेज 2l + 1 होगा। फॉर्मूला होता है 2l + 1, और वो -L2 + L वेरी करता है। ठीक है, देखो s के लिए l 0 है तो m भी 0 होगा। ठीक है, क्योंकि रखोगे ना, सॉरी, s के लिए l 0 है तो m 0 होगा। 2 × 0 + 1 क्या होगा? 1। तो एक ही रहेगी इसके लिए, s के लिए m की वैल्यू एक ही है, 0। ठीक है, p के लिए l = क्या है? 1। तो 2 × 1 + 1 क्या आ जाएगा? 3, और 3 वैल्यू है देखो, -1, 0 और +1, 1, 2, 3 ऐसे रीड करना है। नंबर कितने हैं? 3 है, तो ये हो गया। टोटल वैल्यू कितनी होगी? 3। लेकिन उसकी डेटा कैसा वैरी करेगा? -L2 + N मींस -1 to +N। L है 1, इसलिए -1 to +1, -1 then 0 then +1।
सेम L2 है तो -2 से +2 होगा, तो -2 के बाद -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2। अब नंबर देख लो 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू है, 2 इंटू 2 + 1, 2 इंटू 2 4, 4 + 1 5, टोटल वैल्यू 5 आ गई। समझ में आ रहा है क्या? तो S के लिए M की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, लेकिन नंबर ऑफ वैल्यू कितने हैं? 1 है, एक 0 है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन क्या है? 0 में। ये है अपना ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्लियर है सबको? देन लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। क्या बताएगा? इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताएगा। S इज इक्वल टू +12 मींस क्लॉकवाइज रोटेशन, इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। S इज इक्वल टू -F, तो इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। क्लॉकवाइज के लिए अपन लिखते हैं ऐसा, ये क्लॉकवाइज है, और ऐसा लिखेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर है सबको? कुछ डाउट है? पूछ लो। जितना भी बोर्ड में लिखा हुआ है सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे एग्जाम में नहीं आया है। जो मैंने एग्जाम के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बनाया है, तो अच्छे से ध्यान में रखना है। बोर्ड को जो भी लिखा हुआ है तुम अपने नोटबुक में एक पेपर ही तैयार कर लो। 2 पेज का तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूरा पार्ट तैयार हो जाएगा 2 पेज में। फर्स्ट बैग जो बोर्ड में लिखा था, ये सेकंड पेज है। और तुम्हें एक्स्ट्रा जो भी कुछ ऐड करने का हो तो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये तो मस्ट डू टॉपिक है, जो भी कोई पार्ट है ये मस्ट डू है, इससे करना ही है, इतना पार्ट तो तुमको करना ही है। क्लियर है सबको? एक और रहेगा अपने पास कि प्रिंसिपल्स वगैरह पढ़ेंगे, N+L रूल, ऑफ प्रिंसिपल, होन्स रूल वगैरह, तो वो लास्ट में आएगा। इसकी ये अपना टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर में थियरी पार्ट इतना ही था। मैं क्वेश्चंस में तुम्हें ऑफ प्रिंसिपल्स और होन्स रूल के बारे में बता दूंगा, लेकिन हंस रूल या हुड्स रूल जो भी बोलना है रीड करो, लेकिन इतना पार्ट है अपने लिए इंपॉर्टेंट। क्लियर है सबको? ठीक है, स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू डिस्कशन पार्ट। एमसीक्यू डिस्कशन पार्ट में मैंने ये 2 के 12 से लेके 19 तक के क्वेश्चंस को लिया है, जो इस टाइप के क्वेश्चंस क्वांटम मैकेनिक्स से आए हैं, और इन सारी क्वेश्चंस में तुम्हें मास्टर करना है। मींस तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी एग्जाम में आ जाए, तुम्हें करेक्ट आंसर लगाना है। बहुत ऑप्शंस रॉन्ग हो जाते हैं इसमें, बहुत सारे चांसेस बहुत ज्यादा है क्वेश्चंस रॉन्ग होने के, ठीक है। तो ध्यान देना, स्टेटमेंट जो है ना क्वेश्चंस में जो लिखा रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुमने स्टेटमेंट को गलत इंटरप्रेट कर लिया तो तुम्हारा आंसर भी गलत आएगा। तुमने पढ़ा सब कुछ है, लेकिन तुमने क्वेश्चंस के बारे में गलत सोच लिया कि अरे ये बोला है, लेकिन उस क्वेश्चन में वो बोला हुआ नहीं पार्ट है, तो तुम्हारा आंसर रॉन्ग होगा। तो स्टार्ट करते हैं, अच्छे से रीड करते हैं स्टेटमेंट। क्या क्वेश्चन पूछा? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन्स की बात किया है, कैन फिट इनटू ऑर्बिटल्स in which n is equal to 3, l is equal to 1। तो अपन क्या देखते हैं, n is equal to 3 का मतलब क्या है? यहाँ पे बहुत सारे पार्ट सीखेंगे, ठीक है, जो मैंने पहले थ्योरी में नहीं सिखाया, यहाँ पे सीखेंगे। n is equal to 3, l is equal to 1 का मतलब क्या है? n पे 3 का मतलब 3 है, ठीक है, ये 3 लिख दिया। इसे ऐसे लिखते हैं n l, ठीक है, n l के फॉर्म में, तो 3 लिख दिया। l is equal to 1 किसके फॉर्म में रहता है? l is equal to 1 कौन सा शेल के लिए होता है? l is equal to 1, तो याद करो s के लिए क्या रहता है? सॉरी, कौन से सब सेल के लिए? क्योंकि सब सेल होता है ना l, तो p के लिए होता है ना l is equal to 1। याद किया? s is 0 होता था, p 1 होता था, d 2 होता था, f 3 होता था, किसकी? l की वैल्यू। तो ये क्या हो गया? 3p, ठीक है। क्लियर है सबको? तो पूछा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल। अब समझना, ये क्या है अपना? n है, ये क्या है अपना? l है, तो ये p मीन्स ये सेल है, 3 जो है सेल है, सेल नंबर है, p क्या है? सब सेल। और ये तो p के कितने, p के अंदर सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये क्या है? एक सिंगल ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये ऑर्बिटल है। अभी देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल इन विच n is equal to 3, l is equal to 1। तो l is equal to 1 है, n is equal to 3 है, तो बताओ अगर क्वेश्चन पूछता सब सेल, तो ये सब सेल पूरा कंप्लीट को अपन बोलेंगे इसे सब सेल। और इस एक सब सेल में, 1 सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने ऑर्बिटल्स है? तो 3 ऑर्बिटल्स है अपने पास। p सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? सॉरी, p सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3। एक का नाम है px, एक का नाम है py, एक का नाम है pz। क्लियर है सबको? px, py, pz। तो अपने पास 3 सब सेल है, और सॉरी एक सब सेल है और इसके अंदर 3 ऑर्बिटल है, px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? 3p में एक ऑर्बिटल के अंदर आप कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। और मैंने सिखाया तुम्हें कि कभी भी पूछे एक ऑर्बिटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो ऑर्बिटल्स के अंदर आप 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो क्या कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन बच्चों में? देखो क्वेश्चन में क्या कंफ्यूजन होता है, सेकेंड क्वेश्चन पढ़ना और तुम फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो और फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो।
इन दोनों क्वेश्चंस को रिलेट करो, क्या पूछना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है ये रिलेट करो। क्या पूछा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां भी पूछा है, उसने भी पूछा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है? इन अ सब सेल, यहां सब सेल में पूछा है और यहां पूछा है ऑर्बिटल में। डिफरेंस बस इसी चीज का है। और क्या है इसमें? एन। देख लेते हैं, इसका भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं साथ में। 4 है एन, एन इज इक्वल टू 4 है और एन इज इक्वल टू 3 है। 3 किसके लिए होता है? एफ, तो 4f। तो ये है सेल और ये है सब सेल। और एक सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? एफ सब सेल में 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये एफ सब सेल है जिसके अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, याद रखना। एस में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 1, पी में 3, डी में एफ 5, ऑड नंबर में लेना, एफ में 7। ये ऑर्बिटल्स का नंबर है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस बताओ क्या होना चाहिए आंसर। फर्स्ट का आंसर क्या होना चाहिए और फोर्थ का आंसर क्या होना चाहिए। फर्स्ट में पूछा है ऑर्बिटल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच एन इज इक्वल टू 3, एल इज इक्वल टू 1। तो 3p में आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। तो किसी के पास कंफ्यूजन क्या आएगा? अरे 3p में कितने? 2 4 6, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 प्लस 2 6, आंसर 6 लगा दिया। रॉन्ग हो गया। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये तो क्या है, ये पूरा एक सबसेल है। अगर सबसेल पूछता तो अपना आंसर होता 6, लेकिन अपने पास क्वेश्चन क्या पूछा? ऑर्बिटल। तो इस सबसेल के अंदर एक ऑर्बिटल है और इस ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो? मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन फिट कर सकते हो ना। तुम एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिट कर सकते हो? 2। तो वही पूछा है, फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच एन इज इक्वल टू 3 और एल इज इक्वल टू 1। तो आंसर होगा एक ऑर्बिटल में आप 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। अब बता दो इसका आंसर। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल, सबसेल पूछा है तो सबसेल क्या है? ये पूरा है, ये एफ सबसेल है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं अपन? 3 नंबर जो है ये सेल नंबर है, मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और पी जो है ये क्या है? सबसेल है, मींस एजीमुथल क्वांटम नंबर है। और एजीमुथल क्वांटम नंबर मींस 4 एफ के लिए कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? तो एक ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो और एफ सबसेल में ऐसे 7 ऑर्बिटल्स है, तो आप कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो? 7 इंटू 2 मींस 14। तो 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। आंसर ए। फर्स्ट एंड फोर्थ अपना क्लियर हो गया। डिफरेंस देख रहे हो ना क्या है? बस किस चीज का डिफरेंस आया है, यहां पे बस चेंज कर दिया। सेम क्वेश्चन टाइप का पूछा है। ठीक है, अगर मैं यहां पे ही ऑर्बिटल को हटा के क्या लिख दूं पता है? सबसेल लिख दूं तो आंसर पता है क्या हो जाएगा? 6, क्योंकि पी में 3 ऑर्बिटल्स है। पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स है? 3, तो 3 2 जा 6, आंसर 6 हो जाएगा। क्लियर है सबको? कुछ डाउट है तो पूछ लो। हो गया? अपन सेकेंड और थर्ड करें। चलो स्टार्ट करते हैं सेकेंड और थर्ड करना। मैं यहां पे इसे रब कर देता हूं। सबने लिख लिया होगा? रब कर दो। ओके, नेक्स्ट पढ़ो। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो खुद से करने का। क्या पूछा है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या पूछा है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहा है। फर्स्ट तो ये है, कंफ्यूजन दूर हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहा, ऑर्बिटल्स पूछा है। दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। फॉलोइंग क्वांटम नंबर क्या है? देखो इसे लिख देते पहले। n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। n इज इक्वल टू 3 का मतलब 3, l इज इक्वल टू 1 का मतलब p 3p, m इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता था? याद करो, जब l 1 था तो m की वैल्यू क्या हो सकती है? -1 2 प्लस 1, माइनस L2 प्लस L लिखा बताया था मैंने। माइनस L2 प्लस L मीन्स -1 2 प्लस 1 मीन्स -1 हो सकता है, 0 हो सकता है और +1 हो सकता है। ठीक है, यानी p का है, ये p में ऑर्बिटल्स का है, तो px हो सकता है +1, py हो सकता है और ऑलवेज pz जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा? m इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0 कर दिया, यानी pz। अपन जो px py pz ऑर्बिटल्स लेते हैं ना, तो इसमें एक px होता है, एक py होता है, एक pz होता है। अब देखो 3 l इज इक्वल टू 1p और ये जो m इज इक्वल टू 0 का मतलब ये एक ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा है। -1 +1 0, इस 0 के बारे में बात कर रहा है जिसकी m की वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है। अब क्वेश्चन फिर से लिख करो। What is the maximum number of orbital that can be identified with the following quantum number? आप कितने ऑर्बिटल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? m इज इक्वल टू 0 अगर हो, अगर m इज इक्वल टू 0 कर दिया तो आप इसी एक ऑर्बिटल को आइडेंटिफाई कर सकते हो ना। अगर m इज इक्वल टू लिख देता 0 भी है +1 भी है तो अपन 2 ऑर्बिटल को आइडेंटिफाई कर लेते।
अगर m इज इक्वल टू 0 भी देता, +1 भी देता, -1 भी देता, तो क्या करते हैं अपन तीनों ऑर्बिटल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो फिर आंसर अपना 3 ऑर्बिटल्स हो जाता। लेकिन अपने को क्या पूछा है, बस m इज इक्वल टू 0 के लिए कितने ऑर्बिटल है, बस pz ऑर्बिटल है, यानी आंसर क्या होगा, आप मैक्सिमम 1 ऑर्बिटल को ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आंसर क्या होगा इसके लिए 1। किसी को कुछ डाउट है पूछो। बहुत सारे बच्चों को क्या आएगा, सर 2 क्यों नहीं आंसर हो रहा है, 2 कैसे हो जाएगा बच्चे बताओ, 2 कैसे हो जाएगा, px py pz अपने पास 3 ऑर्बिटल है और तीनों के लिए m की वैल्यू डिफरेंट है, एक के लिए -1 है, दूसरे के लिए +1 है, तीसरे के लिए 0 है। तो अगर m इज इक्वल टू 0 के लिए एक ही ऑर्बिटल है ना, p सबसेल में ऑर्बिटल जो है उनका m का वैल्यू डिफरेंट है, तो m का वैल्यू तो स्पेसिफाई किया है, m इज इक्वल टू 0, इसके लिए एक ही ऑर्बिटल है ना। अगर पूछता कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता तो 2 बताते, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किए थे। क्लियर है सबको, तो 1 आंसर जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर 3l m इज इक्वल टू -1। अब देखो बताओ क्या आंसर हो जाएगा, बहुत इजी हो गया, सेम पूछा है, बस पूछ दिया -1 के लिए। देखो ना इसका अपन कैसे करेंगे, n इज इक्वल टू 3 है, l इज इक्वल टू 1 है, m इज इक्वल टू -1 है, तो 3p तो ले ही लिया, फिर से px py pz बनाएंगे, px py pz, तो ये +1 है, ये -1 है, ये 0 है, तो बताओ -1 m इज इक्वल टू -1 के लिए जो ऑर्बिटल होगा एक ही ऑर्बिटल होगा, और इस एक ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन कितना फिल कर सकते हो, इस एक ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन कितना फिल कर सकते हो, 2 ही कर सकते हो ना, तो आंसर क्या होगा C2। क्लियर है, कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं समझ में आ रहा है, एक ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, तो s सब सेल में आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, p में 6 कर सकते हो, d में 10 कर सकते हो, f में 14 कर सकते हो। ऐसा करना है, ठीक है, क्योंकि s के पास एक ही ऑर्बिटल होता है, तो आप उस एक में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। p सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए आप 3 2 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। d सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 5, और उस 5 ऑर्बिटल्स में आप 5 2 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। f सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 7, तो 7 2 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो। लेकिन आपके पास ऑर्बिटल पूछा जाए तो ऑर्बिटल कितने होंगे, ऑर्बिटल तो 7 ही होंगे, ठीक है। आप इस बेसिस पे ऑर्बिटल्स की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने लास्ट बोर्ड पे लिखवाया था जब थ्योरी बता रहा था, तो ऑर्बिटल्स का जो होता है फॉर्मूला 2l+1 होता है, 2l+1 होता है, मींस 2 × 0 + 1 = 1। तो s के लिए एक ही ऑर्बिटल है, p के लिए 1, तो देखो करके देख लेता हूं मैं, 2 × 1 + 1 फॉर्मूला है 2l+1, ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला 2l+1, 2 × 1 + 1 = 3, 2 × 2 + 1 = 5, p के लिए d के लिए 5 ऑर्बिटल्स है, 2 × 3 + 1 = 7, f के लिए भी देखा था 7। तो आपको ऑर्बिटल्स भी याद नहीं करना होगा, आप 12+1 फॉर्मूला याद रखोगे तो हो जाएगा। लेकिन क्या है, अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, s में एक ही ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz, d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, dxy dyz dzx dx2y2 dz2, ठीक है। ये सब अपन केमिकल बॉन्ड में डिस्कस किए थे। ऑर्बिटल्स का मैंने ज्योमेट्री भी बताया था, डम्बल, डबल डम्बल, स्फेरिकल था, p में डम्बल था, उनके नोट्स के बारे में भी डिस्कस किया था, वहां से जाकर के भी पढ़ सकते हो वो वाला पार्ट, ठीक है। ये यहाँ पे रिपीट होता था, लेकिन अपने लिए ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन सबको ऐसा डिफरेंशिएट अच्छे से करके रहना चाहिए कि क्या पूछ रहा है अपने को, ऑर्बिटल्स पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे हैं, कितने अकोमोडेट कर सकते हैं आप इलेक्ट्रॉन्स, ये पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ पे बना के। जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, सेम क्वेश्चन आएगा, आपको इसमें से कुछ भी चेंज करके वो देंगे, तुमसे पूछ सकते हैं। और तुमसे ऐसा भी सोच लो कि यहाँ पर हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस भी पूछने के चांसेस है, मींस हाइपोथेटिकल कोई सा भी n ले लिया, कोई सा भी l ले लिया, वो बना के दे सकते हैं। क्लियर है सबको, कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। कुछ डाउट आए अगर तुमको इसमें तो तुम पूछना फिर से। अपने पास जो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर के तुमसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस तुम्हें लगे तो मुझे मैसेज करो, मैं तुम्हें उसके वीडियो बना के दूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों को एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है, सबको अच्छे से पढ़ा हुआ होता है, इसलिए मैं इसे बहुत डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अपने पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होता है, तो उस टॉपिक से अपन ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक क्वेश्चन आएगा, सबको आएगा क्वांटम मैकेनिक्स से, अगर जिसके अच्छे है, जिसका बहुत डिफिकल्ट लग रहा है उसे वो भेजो, मैं तुम्हें उनका एक्सप्लेनेशन भेजूंगा। ओके, क्लियर है सबको। अब अपन देखते हैं आगे कोई क्वेश्चन और है तो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तुम फिजिक्स में ये वाला क्वेश्चन बहुत सारा सॉल्व करते हो। एनर्जी दिया हुआ E1 E2 25/25 और 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 रेडिएशन का, और तुमसे पूछा वेवलेंथ का।
तो एनर्जी और वेवलेंथ में रेशियो क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्यूशन देखते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc बाई लैम्डा। तो बताओ E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, E1 अपॉन E2 अपन क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, और E1 है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो बताओ क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 2 लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2। आंसर क्या हो गया, 2 लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2, 2 लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 का मतलब डी आंसर होगा ना। 25 2 जा 50, 2 इंटू लैम्डा 1, 2 लैम्डा 1 इधर 1 इंटू लैम्डा 2, तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा 1। तो अपन क्या लिख सकते हैं, लैम्डा 1 को लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाई 2। तो आंसर क्या हो गया, डी। क्लियर है सबको, इजी क्वेश्चन है, कुछ भी तुमसे ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं रेशियो वाला, ऐसा ही रेडियस में भी पूछ सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में पूछ सकते हैं, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। वो वाला क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, लल्लू लेवल का क्वेश्चन है, तुम लोग बहुत सारे सॉल्व किए हो -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर वाला फॉर्मूला पे, ठीक है ना, कर सकते हो सब लोग, तो मैंने नहीं कराया। अपने पास जो क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चों ने डाउट पूछा था, उस बेसिस पे मैंने तैयार किया ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने डाउट पूछा था, तुम लोग ट्राई करो। सेकंड क्वेश्चन है, अपने पास आया था ये क्वेश्चन कि सर ऐसा क्वेश्चन कैसे कराया, आपने तो क्वेश्चन दिया आपने डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, आपने बस यही बताया कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, ये लिख लो, सॉल्यूशन लिख लिया सबने। तो अपन सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या करते हैं, क्या लिखा है, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम दोनों को इक्वल कर दिया, तो अपन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लिखते हैं। पहले क्या होता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई होता था। अब पूछ रहा है ये दोनों को इक्वल कर दिया, पहले अपन डेल्टा पी को और कुछ लिख सकते हैं क्या, क्योंकि अपन को क्या पूछा है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में अपन कन्वर्ट कर लेते हैं ना, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी, ये कन्वर्ट कर लेते हैं, इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। क्लियर है, अब क्या पूछा है, ये दोनों इक्वल है, तो एम डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, ये क्वेश्चन में बोला है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, तो यानी अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एम डेल्टा वी, ये दोनों इक्वल है, तो अपन डेल्टा एक्स की जगह पे ये भी लिख देते हैं, एम डेल्टा वी लिख देते हैं, इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब बताओ एम डेल्टा वी का स्क्वायर इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई हो गया, तो आगे क्या हो सकता है, क्या स्क्वायर को इस साइड लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट एच अपॉन 4 पाई, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, क्योंकि 4 का रूट तो 2 हो जाएगा, और m नीचे आ जाएगा, m अंडर रूट एच अपॉन पाई। बताओ कौन सा आंसर है, चेक कर लो, यही तो पूछा है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पूछा कि सर आपने बस इतना बोला यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा थोड़ी ना है बच्चों की, ऐसा ही क्वेश्चन यही लेंगे तुम एग्जाम में, कुछ भी चेंज करके इसे डबल कर देंगे एग्जाम में, कभी बोलेंगे मोमेंटम जो है ना वो पोजीशन के एरर इन पोजीशन का डबल है, ट्रिपल है, पोजीशन ही मोमेंटम का डबल है, ट्रिपल है, तो बताओ नेक्स्ट वेलोसिटी में क्या होगा रिलेशन, ऐसा कुछ भी बना के दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ इक्वल कर दिया दोनों, अगर डबल देता तो यहाँ पे 2 लिख देते। क्लियर है सबको, कर सकते हो, तो अपना आंसर क्या हो गया, 1/2m अंडर रूट एच अपॉन पाई। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछा है ऑफ अ पी इलेक्ट्रॉन, पी इलेक्ट्रॉन के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, एल की वैल्यू होती है 1, याद करो, बताया था पी इलेक्ट्रॉन के लिए एल की वैल्यू 1, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने लिखाया भी था अभी, का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। तो बताओ अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 का मतलब क्या हुआ, 1 इंटू 1 प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस 1 इंटू 2, 2 इंटू 1 2, अंडर रूट 2 इंटू एच अपॉन 2 पाई, ये रूट 2 को ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा रूट 2 टाइम्स में, तो एच अपॉन रूट 2 पाई हो जाएगा, ऐसा आंसर आएगा क्या, तो अपन एच अपॉन रूट 2 पाई, देखो कौन सा आंसर है, एच अपॉन रूट 2 पाई, ये आंसर है, ठीक है, दिख रहा है सबको आंसर। पी के लिए एल का वैल्यू लिखा है मैंने यहाँ पे 1, पी के लिए एल का वैल्यू क्या होता है 1, ठीक है, क्लियर है सबको। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे सॉल्व किया मैंने, इसका आंसर कहां पे सॉल्व किया है, ऐसा, ठीक है, एच अपॉन रूट 2 पाई। तुम्हें बस फॉर्मूला याद रखना है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1
इंटू एच अपॉन 2 पाई, वो वाला बस फॉर्मूला याद रखो, आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, 1 2 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 3 वाला भी कर दिया, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, अनसर्टेनिटी वाला। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने बोला गलत लगाया आंसर, 2 के 9 या 8 में क्वेश्चन आया था, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा 2n² लगा दिया आंसर। उन्होंने देखा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो मैं जो बोल रहा हूँ बच्चे जो गलत करते हैं, मैं भी गलत करता था अपने टाइम, 2n², जल्दी में फास्ट है, बोला एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन अपने को तो आता है, बहुत अच्छे से आता है, तो क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा 2n², क्योंकि सर ने बोला है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर ने इतना बोला, सर का इतना बात सुनाई दिया तुम्हें, लेकिन आगे का सेंटेंस तो सुनो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, शेल के बारे में पूछा तो 2n² होगा। अब देखो वहां पे क्या पूछा है, सब शेल, सब शेल के लिए क्या लिखा है मैंने, अगर तुमसे सब शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछे तो आंसर होता है 2l+1, और अगर सब शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे तो आंसर होगा 2 × 2l+1, अभी किया था। चलो ये वाला पार्ट अपन रब कर देते हैं नीचे वाला, फिर अपन ये वाला डिस्कस करते हैं अच्छे से। क्या लिखा है फिर से देखो, मैंने क्या बताया है, पहले ये देख लेते हैं। 2 पार्ट है, शेल की बात कर लेते हैं अपन और सब शेल की बात कर लेते हैं। शेल की बात कर लेते हैं और सब शेल की बात कर लेते हैं। शेल क्या बोलता है कि अगर पूछा अपने को शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछा तो अपन क्या लगाएंगे आंसर n², और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा तो अपन लगाएंगे फॉर्मूला, ऑर्बिटल का जस्ट डबल करोगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डबल हो जाएगा ना, 2n²। सब शेल में पूछा मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल, फिर आप क्या लगाओगे आंसर, ऑर्बिटल पूछा तो आंसर लगाएंगे 2l+1, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा तो क्या आएगा 2 × 2l+1, डबल करना है 2l+1 का, तो क्या आ जाएगा 4l+2, और ये पूछा है सब शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आज से भूलोगे नहीं, सब लोग 4 क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक है, ये 4 क्वेश्चन पूछेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन शेल तो n², मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल 2n², मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल 2l+1, तब 2l+1 होता, अगर यहाँ पूछता तो इलेक्ट्रॉन को हटा के ऑर्बिटल लिख देता तो, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा तो 2 × 2l+1 मींस 4l+2। क्लियर है, कंप्लीट कर सकते हो क्वेश्चन। एटॉमिक स्ट्रक्चर के मैं असाइनमेंट दूंगा, वहां पे भी क्वेश्चन सॉल्व करना, तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, अगर असाइनमेंट वाले भी क्वेश्चन सॉल्व हो गए, प्लस ये जो 4-5 क्वेश्चन जो भी सॉल्व कराए वो हो गए, तो तुम सारे क्वेश्चंस राइट कर सकते हो, ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, और जो 10-20% मैनेज हो रहा है ऐसा प्रिंसिपल्स वाले क्वेश्चंस, वो सब तुम खुद से कर सकते हो। ओके, अगर डाउट आए तो सॉल्व पूछ लेना, मैं तुम्हें वीडियो बना करके भेज दूंगा। ओके, क्लियर है सबको, थैंक यू।